भोपाल गैस सानिया के 37 साल बाद हुकूमत के जरिए मेमोरियल तामीर किए जाने के फैसला तो किया गया, लेकिन गैस मुतासरीन को मेमोरियल तामीर का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं है। गैस मुतासरीन ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ जहां मोर्चा खोल दिया है, वहीं हुकूमत ने मेमोरियल की तामीर के लिए पहले जारी किए गए टेंडर को कैंसिल करते हुए फिर से टेंडर जारी करने का ऐलान किया। लेकिन गैस मुतासरीन हुकूमत के कदम को मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में उठाए गए कदम से ही ताबीर करती हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे के 37 साल बाद भी हादसे के किसी जिम्मेदार को अब तक एक दिन की भी सजा नहीं दी गई है। मामला है हमारे समझ से बाहर की बात है, क्योंकि स्मारक में अगर कह रहे हैं कि रोजगार देंगे तो आज तक 88 करोड़ गैस पीड़ितों का पड़ा हुआ है और उसमें किसी एक गैस पीड़ित को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर 5000 विधवाओं को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ कैंसर से जो जूझ रहे हैं गैस पीड़ित, उनका इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये जांच के पैसे नहीं है कि कितना जहर कितनी दूर तक फैल गया है। पर एक बिल्डिंग बनाकर कंक्रीट की ये बोल देना कि सफाई हो गई है और 100 करोड़ उस पे लगा देना, जब आपके गैस पीड़ित इलाज, पुनर्वास और रोजगार के अभाव में रोज मर रहे हो या भटक रहे हो, ये पूरी तरह से एक कवर अप है डाउ केमिकल के अपराधों को बचाने के लिए, अपने अपराधों से बचाने के लिए। दिया नहीं गया था टेंडर में, कोई कंपनी पार्टिसिपेट आप उसकी पूरी आड़ताएं पूरी नहीं कर पाई, इसलिए कैंसिल हुआ है। जिस कंपनी को किसी को दिया ही नहीं गया था, जो टेंडर निकला था उसमें जो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया वो पूरी तरह से आहर्ताएं नहीं कर पा रही थी पूरी, इसीलिए वो टेंडर कैंसिल हुआ है। नए सिरे से टेंडर हो रहा है। आगरा जेल में तकरीबन 20 साल से बंद 13 कैदियों को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अबूरी जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 13 को निजी मुचलके पर अबूरी जमानत दी। जज की बेंच ने तमाम 13 कैदियों को अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा कि इसमें कोई तनाजा नहीं है कि इन 13 दरख्वास्त गुजारों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कमसिन करार दिया था। इन्हें निजी बॉन्ड जमा कराने की शर्त पर अबूरी जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा जेल में बंद 20 साल से 13 दोषियों को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इन्हें जुवेनाइल माना था। बहरहाल इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं इन 13 दोषियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2012 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इन तमाम कैदियों के निपटारे के लिए आदेश दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम दोषियों ने अर्जी दाखिल करके ये कहा कि इन्होंने 20 से 22 साल तक की सज़ा गुजार ली है और ऐसे में इनको कहीं ना कहीं रिहा किया जाए। बहरहाल इस पूरी अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम दोषियों को बड़ी राहत मिली है और अब ये तमाम दोषी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किए जाएंगे। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नांदेड़ असलाह जब्ती मामले में 9 साल बाद बाइज्जत बरी होने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास चौधरी के एजाज में आज एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से मुनक्किदा इजलास में जमीयत उलमा की जानिब से बेगुनाहों की रिहाई के सिलसिले में की जा रही कानूनी इमदाद का जिक्र किया गया। इसी तरह जमीयत उलमा की सरगर्मियों पर रोशनी डाली गई। कानूनी इमदाद कमेटी के चेयरमैन जनाब अलहाज गुलदार आजमी साहब और उनकी पूरी वकला की टीम इस मसले को देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की मुसलसल मेहनतों के बाद अल्लाह ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र को ये कामयाबी अता फरमाई कि नांदेड़ के जो 5 अफराद असलाह जब्ती मामले में माखूज थे, उसमें से 2 को अल्लाह ने बाइज्जत बरी कराकर हम तमाम के दरमियान में खड़ा किया। जिंदगी में माशरे में उनको जो इज्जत और मकाम थी, जो वो भुगत रहे हैं, वो लौटा सकते हैं। ये हमारा हुकूमत से और बतौर ख़ास पुलिस हमले से हमारा ये सवाल है, क्या ये हमारे इन नौजवानों के 9 साल जो उन्होंने ज़ाय कर दिए, क्या ये उसका जो है मुआवजा दे सकते हैं? तो मेरा एक ऐसा मसला था कि मेरा कोई रूल नहीं था केस में, मुझे ज़बरदस्ती डाला गया था और इसलिए डाला गया था कि मैं किसी मामले में पुलिस को छोटी बात पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। सपोर्ट के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ, जमीयत वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मदद की।
और बाज़त बरी मैं आज उनकी तरफ से आज अल्लाह के करम से मैं बाहर हूँ। लेकिन रही बात बैकग्राउंड सपोर्ट की, यानी जो मेरे पहले जो कारोबार बिजनेस था आज वो पूरा लॉस में हो गया, यानी आज ज़ीरो पर हूँ मैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर से जमीयत वाले जैसे आगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, जैसा अभी हमारे आलिम साहब बताए हैं कि इंशाअल्लाह आगे अगर से जमीयत वाले कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट से अगर से मुझे कुछ मुआवजा मिलता है और कुछ होता है तो इंशाअल्लाह मैं फिर से कुछ अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करूँगा। औरंगाबाद शहर के तारीखी और तफरीही मकाम पंचक्की को जाने वाला तारीखी महमूद दरवाज़ा एक बार फिर हादसे का शिकार हुआ है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दरवाजे को आर्जी तौर पर महफूज करने के लिए कमान के अंदर आहनी जाली नस्ब की गई थी, लेकिन दरवाजे के अंदर से बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज एक जेसीबी दरवाजे के अंदर से गुजरते वक्त आहनी जाली से टकरा गई और जाली टूटकर जेसीबी पर गिर पड़ी। इसके साथ ही कमान के अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के फौरी बाद दरवाजे को बंद कर दिया गया। 11 बजे जेसीबी आया था, उसका पीछे का हिस्सा वो गेट को लग गया, जिसके वजह से जेसीबी के ऊपर वो गेट गिर गया था। लिहाजा उसको दूसरी एक किरण मंगा के उसको हटाया गया। 11 साढ़े 11 बजे के बीच का वाक़या है। और इससे पहले भी जेसीबी से कुछ धक्का लगा था उसको, और अभी भी जो धक्का लगा तो लोगों ने उसके फ़ोटो वगैरह उतारे और उसका नंबर नोट करके भी कंप्लेन। ठोको अच्छे डंडे लेके। ये काम किसने करना चाहिए? महानगर पालिका वाले। तो आपको क्या परेशानी हो रही? जाने आने की परेशानी है, और क्या परेशानी रहेंगी? बारिश के दिन में खड्डा भर जाता, जाना नहीं आता। यहाँ हमको एक तकलीफ है क्या? पूरी पब्लिक यहाँ ये हो जाती। पीछे 2 ट्रक में ये हो गया था तो मरते 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 10-12 जनों ने। ये गेट जो है महमूद दरवाज़ा गेट जो है ना पुराना हो गया, उसको संवर्धन करने का है और इसके वास्ते हम ये रास्ता बंद कर रहे हैं। यहाँ हम बैरिकेटिंग लगाएंगे अभी। अजमेर के जिला कलेक्टर के दफ्तर पर आज मंसूर बावड़ी इलाके के लोगों ने पहुंचकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। लोगों ने इलाके में शराब की दुकानें बंद करवाने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि जहां शराब की दुकान है इसके पास में ही इबादत गाह है। लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की। इनका इल्जाम है कि इससे पहले भी एहतजाज किया गया था, लेकिन दोबारा शराब की दुकानें खोल दी गई। वार्ड नंबर 19 से हम सब फित्रवासी यहाँ पे आए कलेक्टर साहब से मिलने, कलेक्टर महोदय साहब से, कि हमारे पड़ोस में एक अवैध शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जिसकी पूर्व में 12 दिन पहले भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी, परंतु अभी तक वो शराब का ठेका खुला हुआ ही है। कलेक्टर महोदय से हमारी यही विनंती है कि उसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए, क्योंकि वहाँ पे सब लेडीज़ इलाका है। हमारे घर की जो लेडीज़ें हैं, बहू बेटियाँ हैं, वो घर से निकलने में असमर्थ हैं। तो अभी हमने काफ़ी विरोध किया है। अभी फिर हम बहुत साहब को यही बोलने आए कि उस शराब के ठेके को जल्द से जल्द बंद करा के और हमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। और उसके बाद हमारी कार्रवाई शुरू है। वहाँ के सारे जो भी दुकानदार हैं, करीब 50 दुकानदार उसके सेक्टर हैं, और उन्होंने भी सब विरोध किया है और सब दुकानें बंद हैं। जब तक शराब का ठेका खुला रहेगा तब तक हम लोग अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हरगिज नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के सिलसिले में गलतफहमियां आम की हैं। बेंगलुरु में बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने यह बात कही। एन रवि कुमार की मौजूदगी में कर्नाटक हज कमेटी के नए चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरीवाला ने आज अपने ओहदे का जायजा लिया। रियासत के मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी की दुआओं के साथ बीजेपी के अक़लियती लीडर ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर हज कमेटी में मौजूद कांग्रेस और जेडीएस के अरकान गैर हाजिर रहे। देखिए, कभी भी बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है। ऐसे गलत प्रचार, गलत पब्लिसिटी कांग्रेस दे रहा है, इसलिए ऐसे आम आदमी के बीच में ऐसा एक नाम बीजेपी मुसलमान विरोधी है ऐसा बोल रहा है। लेकिन सच में देखना है तो वो कौन बात करते हैं मुसलमान विरोधी है बीजेपी, वो सब बीजेपी के अंदर आकर बीजेपी को देखना पड़ेगा। जब बीजेपी क्या है
आपको सबको दिखेगा। हम आपको और एक इतिहास दिखा देंगे कि हम लोग पहले जिस टाइम हज भवन का फर्स्ट ग्रांट दिया गया उस टाइम में हज कमेटी का मेंबर था, तो हम लोग ने पहला हमारा जो कैंप हुआ था वो खुद्दूस साहब की ईदगाह में हुआ था। हमने येडियूरप्पा साहब को बुलाए थे सीएम होने के बाद, तो उन्होंने देखा ये खुद्दूस साहब की ईदगाह में क्या है, बोले यहाँ पे हमारे हज को जाने वाले हाजियों को यहीं पे हम लोग टीन शेड मार के यहीं पे उनका कैंप करते हैं, यहीं से वो लोग दुआ करके उनको बस से एयरपोर्ट के लिए रवाना करते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला था, येडियूरप्पा जी ने मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने बोले कि आप हज घर के लिए जगह देखिए, मैं ग्रांट देता हूँ। अगले साल ही उन्होंने 42 करोड़ रुपये हमको ग्रांट दिया। फिर हम लोग इसका फाउंडेशन डालते हुए फिर सदानंद गौड़ा जी दिए, फिर जगदीश शेट्टर दिए। ये जो हज घर है ये सबसे पहला फंड दिए वाली भारतीय जनता पार्टी, येडियूरप्पा सरकार जी, उसमें मंत्री थे मुमताज अली खान साहब, और उस समय हज कमेटी का मेंबर मैं खुद रऊफुद्दीन कचेरी वाले थे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मुसलमानों और मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से दिए गए बयान की जहां कई मुस्लिम मिल्ली और समाजी तंजीमों ने सताइश की है, वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान यासूब अब्बास ने मोहन भागवत के इस बयान को मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए दिया गया एक सियासी बयान करार दिया। वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार उतारने के मजलिस सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान पर भी रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करार दिया। इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ही फैसला होगा। बहरहाल जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, मेरी ज़ाती राय यह है कि मेरे ख्याल से कि मुसलमानों को लुभाने के लिए और मुसलमानों को अपने से करीब करने के लिए जैसे कुड़क्की लगा के चिड़िया को बंद किया जाता है दाना डाल के, ये उस तरीके से कुड़क्की लगाई गई है ताकि उस कुड़क्की के अंदर मुसलमान फंस सकें और मुसलमान आएँ और उनको वोट बैंक के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। परसेंटेज ऑफ वोट बैंक बढ़ने के लिए यूपी के इलेक्शन है, कई राज्यों के इलेक्शन है, लिहाजा देखिए आगे आगे क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या तय करती है। देखिए ओवैसी साहब के ऊपर ना ही कमेंट करूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओवैसी साहब का कोई योगदान उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक कलवी तकरीर से आप मुसलमानों के वोट ले जाएं और यहाँ के ऊपर मुसलमानों के वोट को स्कैटर्ड कर दें, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मगरबी बंगाल से रुकने पार्लियामेंट जान बारला ने ममलिकती वजीर बराए अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी संभाल ली है। बारला ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इनकी कोशिश होगी कि अक़लियतों से जुड़ी मरकजी स्कीमों को आवाम तक पहुंचाया जाए ताकि अक़लियतों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि बंगाल की अक़लियत भी इन स्कीमों से पूरा फ़ायदा उठा सकें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी अफेयर्स जॉन बिरला जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे काम करेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, आज दायित्व दिया है और पूरा टीम को दायित्व दिया है, पूरा देश का जनता का सेवा करे, देश हित और राष्ट्र के हित में काम करने के लिए दायित्व दिया है। हम लोग पूरी तरह जनता के लिए काम करेंगे और जितना सारा योजना है, विशेषकर हमारा पश्चिम बंगाल में जितने भी केंद्र सरकार का योजना सब बना है, अभी तक बहुत सारा योजना अभी तक राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उसको लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण से हमारा जनता वहाँ से वंचित है। केंद्र का जितना भी सारा स्कीम, कुछ स्कीम है अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं आने वाला दिन हम हमारा मंत्रालय के द्वारा, माइनॉरिटी मिनिस्टर के द्वारा हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, जनता का सेवा कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी माइनॉरिटी कहीं ना कहीं केंद्र में बनी रहती है, और फिर पश्चिम बंगाल में तो चर्चा बहुत ज़ोरों से रही, आप पश्चिम बंगाल से भी आते हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या कुछ खास है जो उनके लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल बार बार बीजेपी को बोलते रहती है कि धर्म, ये बीजेपी एक धर्मातिक ये एक बात करते हैं, ऐसे बात नहीं है। आज मुंह तोड़ जवाब आज
हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, क्योंकि आज मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं और इतना बड़ा दायित्व मोदी जी ने सौंपा है। इसका मतलब यहाँ जात पात है अपना जगह में, किंतु देश का हित, राष्ट्र का हित में सबको दायित्व मिला है। आज हमें इतना बड़ा दायित्व मिला, इसके लिए मैं जनता को, हमारे नॉर्थ बंगाल के जनता को और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से दोष आरोप कर रहा था, आज उसको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। और हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को सबको एक जगह रख के, है ना, सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत के हम लोग काम करेंगे आने वाले दिन। आप कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ भी आप लोगों की बातचीत हुई, बैठक हुई, गए भी आप लोग, क्या विज़न नज़र आया, क्या चीज़ नज़र आई, और फिर उसके बाद ये दायित्व? हमारे प्रधानमंत्री के इस एक टीम बनी है पूरा देश के नेतृत्व के लिए, तो उसमें हमें एक ही आदेश मिला है कि ये टीम पूरा देश का जनता का सेवा करने के लिए यही दायित्व मिला है। हम उसी तरह हम लोग तन मन लगा के हम अपना काम, अपना दायित्व हम लोग निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईमानदारी से काम होगा, और ख़ास तौर से मगरबी बंगाल को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं, वहाँ पर माइनॉरिटी को लेकर के काम करने की कोशिश करेंगे, ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री जी का। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अकोला के पातौर शहर की नगरपालिका की इमारत पर उर्दू में बोर्ड लगाने का मामला हल हो गया है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इंतजामिया उर्दू और मराठी जबान में बोर्ड लगाने के लिए तैयार हो गया है, जिसके बाद यहां उर्दू दा तबके में खुशी की लहर पाई जा रही है। इस तेज रफ्तार दौर में उर्दू जबान की बका व तहफ़्फ़ुज़ के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। ताहम अकोला जिले में अभी भी कुछ मुहिबान उर्दू जिंदा हैं, जो उर्दू की बका के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला पातूर नगर पालिका के बोर्ड को लेकर पेश आया, जहां अदालत की तरफ से दफ्तर बल्दिया की इमारत पर उर्दू में बोर्ड लगाने की इजाज़त के बाद उर्दू दा तबके में खुशी की लहर पाई जा रही है। मराठी और उर्दू दोनों भाषा का और दोनों समाज के लोगों का सलोखा रहने के हिसाब से यहाँ के पुराने लोगों ने लगाया था, उसको नई बिल्डिंग पर लगाने के लिए नगर पालिका ने ठहराव दिया, लेकिन बगाड़ी मैडम उसको चैलेंज करके कलेक्टर की तरफ गए। वहाँ से कमिश्नर साहब ने उसका निर्णय दिया और उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ वो ठहराव। तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हकीकत में जो न्याय मिला है, मैं विद्यमान न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ दरअसल एक लंबे वक्त से मराठी के अलावा उर्दू में भी बोर्ड कायम था, जिसे न सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लिए आसानी थी, बल्कि मराठी और उर्दू के अदबी दोस्ती की हसीन मिसाल भी थी। ताहम इमारत के असर नौ तामीर के बाद एक खातून कॉर्पोरेटर ने उर्दू में बोर्ड न लगाने की अर्जी दी थी, जिसे मुहिबान उर्दू ने अदालत में चैलेंज किया था। अब नगर पालिका इंतजामिया बोर्ड लगाने के लिए तैयार है। नगर परिषद पातूरने जो ठराव घेतला होता नवीन प्रशासकीय इमारतीवर मराठी आणि उर्दूमध्ये नगर परिषदेचे नावाचा बोर्ड लावण्याचा, त्या ठरावाला सन्माननीय नगरसेविकांनी चॅलेंज केलं होतं 308 मध्ये कलेक्टर साहेबांकडे। तर कलेक्टर साहेबांच्या निर्णयानंतर त्याला पुन्हा अपील केलं गेलं होतं डिव्हिजनल कमिशनर अमरावती येथे, आणि तिथल्या निर्णयानंतर पुन्हा अपील केलं गेलं हायकोर्टामध्ये। तर हायकोर्टाचा निर्णय आलेला आहे की मराठी आणि उर्दू दोन्ही भाषेमध्ये बोर्ड लावण्यात यावा। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी है। महंगाई के खिलाफ जहां कांग्रेस और दूसरी सियासी तंजीमों के कारकुनान ने जगह जगह पर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया, वहीं हुकूमत से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में किए गए इजाफे को कम करने का मुतालबा किया। आम लोगों ने भी कोरोना कहर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है।
पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से औरंगाबाद शहर में अनोखे अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया गया। कांग्रेस कारकुनों ने बैलगाड़ी, घुड़सवारी और ऊंट सवारी के अलावा साइकिल मार्च करके मोदी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी थोपने और कोरोना से परेशान आम लोगों को महंगाई के दलदल में धकेलने का इल्जाम आयद किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम जारी है। अजमेर में आज NSOUI और यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने जमकर मुजाहरा किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के चलते दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकज को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के तरक्याती कामों में हो रही ताखीर और वजीर और अफसरान की सुस्तरवई पर वजीर आला शिवराज सिंह ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। वजीर आला ने मंत्रालय में मुनक्किदा मीटिंग में वजीरों को हर पीर के दिन कामों को लेकर जायजा मीटिंग और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा में 2 मरतबा लोकसभा इंतखाब जीतने वाले कपिल पाटिल को मरकजी हुकूमत के काबीना में वजारत का ओहदा मिलने पर भिवंडी में खुशी का माहौल है। कपिल पाटिल ने अपने सियासी सफर का आगाज भिवंडी के ग्राम पंचायत से एक छोटे से गांव से किया था। इसके बाद वो पंचायत समिति, जिला परिषद रुकन बने और फिर एनसीपी में शामिल हुए। कपिल पाटिल थाने के आगरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और ये यहाँ की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई आगरी समाज का नेता मरकज की काबीना में शामिल हुआ है। कपिल पाटिल का ताल्लुक जिस जिले थाने से है वहां और मजाफात के अजला में शिवसेना और एनसीपी का दबदबा है। ऐसे में कपिल पाटिल पर मरकजी जिम्मेदारियों के साथ माना जा रहा है कि इस जिले में पार्टी की भी अहम जिम्मेदारियां होंगी। रुकन पार्लियामेंट कपिल पाटिल अपनी अलग पहचान के सबब वजीर आजम मोदी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। कपिल पाटिल के मरकजी वजीर बनने पर पसमानदा शहर भिवंडी और यहां के दम तोड़ती कपड़ा सनतों को काफी उम्मीदें जगी हैं।